Good afternoon, children. Welcome to our Hindi second year Hindi class, intermediate. बच्चों, एक बार मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों को साक्षात्कार होना चाहिए, हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे एक बार लगता है। आप लोग कभी आकर मुझसे मिलो, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। हम लोग एक दूसरे को देखकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं मालूम हो जाता है। शायद ये मेरे फर्स्ट सेकेंड ईयर के हमारे कॉलेज के बच्चों को तो शायद मैं मालूम होगी, फिर भी एक बार मैं देखना चाह रही हूँ तुम लोगों को। ओके, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा यानी कि यहाँ पर मैंने बताया कि शिक्षा वन इज़ एजुकेशन, अदर वन इज़ पनिशमेंट। और यहाँ पर एजुकेशन शिक्षा है, उसका महत्व है। सेकेंडरी यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैसेज, कि इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, वो भी शिक्षा ही होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जिसके मन में चाह होती है वहाँ हमको राह होती है। और जब हम लोग कोई चीज़ करने की ठान लेते हैं तो अगर हम लोग कोशिश करें तो चीज़ हमको बराबर प्राप्त होती है। ये हमको रविंद्र नामक एक स्टूडेंट से सीखा है, मालूम हुआ है कि जिसका एक ही लक्ष्य था IAS ऑफिसर बनना। वो एक गरीब किसान का बेटा था, गरीब था, जहाँ उसको पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, एक छोटी सी पुल को पार करके स्कूल तक जाना पड़ता था, पर उसने अपना ध्येय नहीं छोड़ा और पढ़ते पढ़ते वो स्कूल तक चले गया। और उसने अपने हायर सेकेंडरी में क्या कहते हैं कि उस स्टेट में वो फर्स्ट आया, इस पर उसके अध्यापक को बड़ा गर्व था। और उसने उसके लिए स्कॉलरशिप, हिंदी में जिसको कहते हैं छात्रवृत्ति, दिलाई और वो आगे बढ़ता चले गया। कुछ दिन की छुट्टियां थी और उस गांव में कोई ठेकेदार ने एक छोटी सी पहले कुछ ज़मीन खरीद कर छोटी सी फैक्ट्री शुरू करना चाहिए थी। और उसके बाद से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, एक औद्योगिक क्षेत्र बन गया। और वहाँ पर जो गांव के जो नौजवान थे सारे के सारे काम में लग गए, क्योंकि उन लोगों को 4-5 हज़ार तनख्वाह यूँ मिल जा रही थी। तो रविंद्र के पिता भी गरीब थे और माँ बाप ने सोचा कि रविंद्र जो घर में बैठा हुआ है उसको वहाँ जाकर नौकरी करना चाहिए। और उसने रविंद्र को एक बार बात भी की कि तुम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं, थोड़े दिन में वहाँ का वो बंद हो जाएगा लेना एडमिशन्स वगैरह, तो तुम जाकर वहाँ पर कोशिश क्यों नहीं करते। तो जो लोग फेल है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको 4-5 हज़ार नौकरी तो मिल जा रही है, कम से कम तुम तो अच्छे पढ़े लिखे हो तो तुमको शायद अच्छी तनख्वाह मिलेगी और हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पर रविंद्र ने कहा कि नहीं, मुझे ये 4-5 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी नहीं करनी चाहिए, मुझे IAS ऑफिसर बनना है और ठाठ से रहना है, क्योंकि उसका ये एक ध्येय था, एक लक्ष्य था, उसका एक एम था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। माँ, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, पेज नंबर 87 लास्ट लाइन से मैं स्टार्ट करें बच्चों। माँ, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो क्या करेगा? रमाशंकर ने आवाज़ तेज़ और कड़क तो हो गई। मैं IAS ऑफिस अधिकारी बनना चाहता हूँ, उसके लिए अभी और पढ़ना है। देख रवि, हम कोई अमीर नहीं है, हम पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। अब खर्च की चिंता मत करें। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि वे मेरी छात्रवृत्ति की बात करेंगे। देख रवि, तुझे घर के हालात तो मालूम है। तेरे 2 बड़ी बहनों और भाई की शादी में कर्जा लिया था जो आज तक चुका नहीं पाया। आधा खेत साहूकार पहले ही अपने नाम करवा चुका है, बाकी आधे खेत में बहुत मुश्किल से घर का गुजारा होता है। साल दो बाद छोटी बहन की शादी लायक हो जाएगी। आखिर कैसे रकम का जुगाड़ करूँगा? घर बैठे बिठाए इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तो अभी जा और भर्ती हो जा। अब पिता की चिंता भी सही थी कि इसकी और एक छोटी बहन थी,
उन्होंने कर्जा लिया था, दो लड़कियों की और एक लड़की की शादी की थी, कर्जा लिया था और उसकी आधी ज़मीन सरकार ने हड़प ली थी। हड़प ली थी यानी कि लोग क्या करते हैं, कर्जा लेने के लिए जो ज़मीन या जो कुछ भी चीज़ होती है वो रख कर उसके ऊपर पैसा लेते हैं और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब गरीबी का सवाल था तो रविंदर के पिता ने वो ज़मीन तो आधी दे दी थी साहूकार को, और अब वो उसके इसमें उसको कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब रविंदर ने क्या किया कि माँ ने रविंदर को समझाने की कोशिश की, पिता ने समझाने की कोशिश की। अब रविंदर ने क्या कहा कि रविंदर ने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन सब बेकार। आखिर थक कर उसने कारखाने में नौकरी कर ली। रविंदर को स्टोर ड्यूटी दी गई। 6,000 रुपये का वेतन पाकर घर वाले खुश हो गए, लेकिन रविंदर का मन दुखी था। कंपनी में 2,000 लोगों को रोज़गार मिला। रविंदर स्टोर में बैठा वर्कर्स की वर्दी के कपड़ों के लिए थान में से नाप के अनुसार कपड़ा फाड़ के बांटा करता था। इस काम से वो दुखी था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। 2 महीने जैसे तैसे काटे। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। 10वीं कक्षा में रविंदर जिले में प्रथम आया था। इस बार वो पूरे राज्य में प्रथम रहा। राज्य सरकार ने आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की, जिसके उत्साहित होकर रविंदर ने कॉलेज में दाखिला लिया और नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने की खबर मिलते ही रविंदर के माता पिता दोनों बहुत नाराज़ हुए और प्रिंसिपल को कोसने लगे। 6,000 की नौकरी करता था, छुट्टियां थी, छुट्टियों तक उसने नौकरी की और उसके बाद से जब रिज़ल्ट आया 10th में वो उस इलाके में फर्स्ट आया था, उस स्टेट में फर्स्ट आया था। अब पूरे राज्य में वो फर्स्ट आ गया वहाँ के, और प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हो गए और उसने कहा कि तुम्हारे आगे पढ़ाई के लिए मैं तुम्हारे को स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करूँगा। अब रविंदर का तो लक्ष्य पढ़ना ही था ना, तो रविंदर ने क्या किया, पढ़ने के लिए नौकरी छोड़ दी और वह आगे पढ़ने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर माता पिता बड़े नाराज़ हो गए क्योंकि हाथ से 6,000 रुपये की तनख्वाह कम हो गई थी, और वे उस प्रिंसिपल को कोसने लगे कि उसने उसको छात्रवृत्ति क्यों दी, उसको स्कॉलरशिप क्यों दी। आग लगे नाश पिटे प्रिंसिपल को। रवि की बुद्धि खराब कर दी है, कहता है नौकरी नहीं करूँगा। माँ ने क्रुद्ध होकर कहा तो जवाब में रमाशंकर खूंखार शेर की तरह दहाड़ने लगा। अभी जाकर प्रिंसिपल की खबर लेता हूँ, अपने को क्या समझता है, कहकर रमाशंकर तमतमाता हुआ घर से निकला और अपने साथ 2-3 पड़ोसियों को भी साथ ले लिया। माँ ने तो पहले गाली दे दी प्रिंसिपल साहब को, और प्रिंसिपल साहब को गाली सुनने के बाद वो कोसने लगे, यूजिंग सम फाउल वर्ड्स। और उसके बाद से रविंदर के पिता भी बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया, 2-4 आजकल के ज़माने में हम उसको गुंडे कहते हैं, उनको लेकर क्या करा, वो प्रिंसिपल के पास उसको धमकाने के लिए, उसको डराने के लिए, मेरे बेटे को ख़राब कर रहा है, मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तेरे पास होगा तो अपने आप को क्या समझता है, जो उसके मुंह में है वो बकबक करने के लिए उसको लेकर वो चला गया। प्रधानाचार्य को स्कूल परिसर में ही 2 कमरे की अपने को क्या समझता है कहकर रमाशंकर तमतमाता हुआ घर से निकला और अपने साथ 2-3 पड़ोसियों को भी साथ ले गया। प्रधानाचार्य को स्कूल परिसर में ही 2 कमरे का क्वार्टर मिला हुआ था, जहाँ वह सपरिवार रहता था। वहाँ पहुँचते ही गालियों की बौछार के साथ प्रिंसिपल को बहुत बुरा भला कहा। प्रिंसिपल ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन कोई प्रभाव न पड़ा। थक हार कर प्रिंसिपल ने कहा, आपका लड़का है, जो आप उचित समझे वही करे। अब अनपढ़ लोग थे, समझाने से समझ नहीं सक रहे थे, उनको पैसों की बात मालूम थी, पैसों की अहमियत थी, तो प्रिंसिपल ने जितना भी समझाने की कोशिश की वो समझ नहीं पा रहे थे। और उसके बाद से उन्होंने प्रिंसिपल आखिर को हार गया और उसने कहा कि आपका बेटा आप उसको जो चाहे उसको कर लो। घर पहुंचकर रमाशंकर ने रविंदर को हिदायत दी कि आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नौकरी दोबारा शुरू कर दे। रविंदर को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह प्रिंसिपल से मिला कि उसने क्या करना चाहिए। यदि वो नौकरी करता है तब पढ़ाई को अलविदा करना होगा। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवार के साथ रहकर आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता है। घर से दूर रहकर अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। प्रिंसिपल ने समझाया कि आपकी छात्रवृत्ति पढ़ाई का खर्च सहन कर लेगी। यदि वह अपने परिवार को समझा सके तो उसके भविष्य के लिए
उत्तम रहेगा। लेकिन रविंद्र का परिवार अपने फैसले पर अड़िग रहा। अब उसको तो पढ़ना था, उसने प्रिंसिपल को जाकर सलाह मांगी, एडवाइस मांगी। तो उसने कहा कि स्कॉलरशिप से तो तुम्हारी पढ़ाई तो हो जाएगी, पर रहने का, खाने का, पीने का खर्चा कैसे चलेगा। अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्वार्टर भी छोटा था, उसको रख भी नहीं सकते थे बेचारे प्रिंसिपल साहब। तो उसने कहा कि तुम किसी प्रकार से अपने लोगों को समझाने की कोशिश करो। अब रविंद्र को समझाने की कोशिश करता है, पर वो मान नहीं रहे थे। रवि कान खोलकर सुन ले, आगे की पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी करेगा तो पैसे कमाएगा, पढ़ाई करेगा तो पैसे खर्च हो गए। कितने साल पढ़ने में लगाएगा, तब तक से कम लाख रुपए बचा लेगा। तो अब यह लिख गया है, उसके आप हिसाब लगा ले। रोटी घर से निकल आएगी, पूरा वेतन बताएगा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। कारखाने की नौकरी में पूरी ज़िंदगी क्लर्क बनकर रह जाऊंगा। उसने कहा कि नहीं, मेरे को ये सब जो तुम कह रहे हो ठीक है, पर मैं खाली क्लर्क बन के रहना चाहता, मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं क्या लाट साहब बनेगा। रमाशंकर ने बिगड़ कर बोला, हाँ मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वह पागल प्रिंसिपल की बातों में आकर तू भी पागल बन गया है। लगता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का शौक हो रहा है। लेकिन कान खोलकर सुन ले, इस घर में रहना है तो पढ़ने का भूत उतारना होगा। रमाशंकर ने धमकी दिया। उसने कहा कि अगर तुमको पढ़ना है तो वो जो IAS ऑफिसर का जो भूत तुम्हारे सिर पर चढ़ा है, जो जुनून तुम्हारे सिर पर चढ़ा है, उसको तुमको छोड़ना होगा, या अगर तुमको पढ़ना है तो हमारा घर तुमको छोड़ना। ये उसने क्या किया, 2 ऑप्शन उसके सामने रखे। लेकिन रविंद्र को पढ़ने की धुन थी, उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। सुनते ही रमाशंकर आग बबूला हो गए। आग बबूला होना इस मुहावरा, इसका अर्थ है कि बहुत गुस्सा होना। और रविंद्र को फिर धमकाया, आखिरी बार बोलता हूँ, घर में रहना है तो नौकरी कर ले, वरना घर से बाहर हो जा, मैं आगे पढ़ूंगा। यह सुनकर रमाशंकर ने रविंद्र का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रविंद्र अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब प्रिंसिपल के पास गया। स्कूल परिसर में 2 कमरों का क्वार्टर रहने को मिला हुआ था। रविंद्र को प्रधानाचार्य ने अपनी घर पना दी, यह सोचकर कि हो सकता है 2-4 दिन बाद रविंद्र का माता पिता का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने 5 गांव वालों के साथ मिलकर प्रिंसिपल के घर धावा बोल दिया और खुले शब्द में चेतावनी दे दी कि वह गांव के बच्चों को भड़काकर बंद कर दे, वरना उसे स्कूल में रहने नहीं देंगे। वह रविंद्र को अपने घर में नहीं रख सकता है। मजबूर होकर प्रिंसिपल के घर से रविंद्र को जाना पड़ा। लेकिन वह घर नहीं गया, सीधे शहर के लिए रवाना हो गया। लेकिन समस्या रहने की थी, जाए तो कहाँ। कॉलेज के पास एक मंदिर था, वो वहाँ कुछ देर बैठा रहा। रात को मंदिर बंद हो गया। सारी रात मंदिर परिसर में गुजार दी। उसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, बस एक पैंट कमीज से घर से निकला था। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़ से उसकी नींद खुली। पानी पीकर गुजारा कर लिया। भक्तों का तांता लगा लिया और कुछ भक्तों ने दिए हुए प्रसाद के पेट की भूख शांत की। कॉलेज खुलने के अभी 1 सप्ताह था। वो क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी रात भी मंदिर में काटी। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने उसे देखा कि वो सो रहा है, लात मारकर उसे उठाया। पर बच्चे इसका कैसे जुनून था, एक लगन थी। तो उसने क्या किया, जैसे कि माता पिता ने घर से निकाल दिया और प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने उसको रहने के लिए जगह तो दिए, सोचा कि कुछ दिन में उसका कुछ ठिकाना लगेगा। पर ये माता पिता इतने अडिग थे, इतने ज़िद्दी थे। उसके घर गए, उस प्रिंसिपल को गए और उसको धमकी दी कि तू बच्चों को भड़का रहा है और हमारे बच्चे घर से निकल जा रहे हैं और उसको तुम नौकरी नहीं करने दे रहे। अगर तुम इसको घर से नहीं निकालोगे तुम्हारे घर से, तो हम क्या करेंगे, तुमको इस शहर में नहीं रहने देंगे। और अब मजबूरन प्रिंसिपल को इस बच्चे को घर से निकाल देना पड़ा।
वो घर से तो निकल गया, अब जाए तो कहाँ जाए, रहने के लिए जगह तो रहना चाहिए ना। वो शहर की ओर गया और हाथ में तो एक पैसा भी नहीं है, आंख पर सिर्फ एक कपड़ा है, पैंट और शर्ट, क्या करेगा। फिर भी वो उसकी हिम्मत नहीं हारी और वो मंदिर के क्या कहते हैं कि मंदिर के जगह पे जाकर उस रात सो गया, पानी पीकर सो गया। और जब घंटी की आवाज़ आई वो उठा, थोड़ा पानी पी लिया और जो घर मंदिर में जो पूजा भक्त आ रहे थे उन्होंने जो कुछ प्रसाद दिया था खा लिया, एक वक्त का खाना मिल गया उसको। दूसरी रात भी वो वहीं पर सो गया, पर दूसरी रात पर उस पुजारी ने उसको देखा और उसको लात मार कर उठाया। कितना क्रूएल एक्ट है। और लात मार कर उसको उठाया और कहा कि क्या तेरे बाप का घर है, तू यहाँ पर सो रहा है। उठ, कौन है तू? लाट साहब की तरह सो रहा है, बाप का घर समझ रखा है। घबरा कर रविंद्र उठा और अपनी राम कहानी सुना दी। मैं कैसे मानूं कि तू सच बोल रहा है? पुजारी ने अपनी शंका बताई। उसने कहा कि ऐसे तो, क्योंकि ऐसे तो बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं कैसे मानूं कि तू सच कह रहा है, मैं तेरी इस बात को नहीं मान सकता। रविंद्र ने कॉलेज में दाखिला और छात्रवृत्ति के कागज़ दिखाए, तब पुजारी को यकीन हुआ कि रविंद्र सच बोल रहा है। पुजारी मंदिर परिसर में ठीक मंदिर के पीछे क्वार्टर में रहता था। उसने रविंद्र को मंदिर में ठहरने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसने उसका अपना स्वार्थ था। पुजारी ने शर्त रखी कि उसके दोनों बच्चों को पढ़ाना होगा और मंदिर की सफाई और छोटे मोटे सभी कार्य करने होंगे। रविंद्र को सिर छुपाने की जगह मिल गई और उसने पुजारी की सारी शर्त मान ली। अब उसने पुजारी को सारी बातें बता दी, उसके जो सर्टिफिकेट थे, उसका जो स्कॉलरशिप का पेपर था, वो सब बताया। अब पुजारी मान गया। उसने कहा कि मेरे दोनों बच्चों को तुमको पढ़ाना होगा और सुबह शाम क्या करना है, मंदिर की सफाई करनी होगी और तुम यहाँ रह सकते हैं। और रविंद्र को तो कम से कम रहने के लिए घर मिला और प्रसाद वसाद खा के वो अपना गुजारा कर सकता था। बेघर रविंद्र को घर मिला। सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करने, कॉलेज की पढ़ाई करने और शाम को पुजारी के बच्चों को पढ़ाने के बाद रविंद्र थक कर चूर हो जाता था और मंदिर के कोने में सो जाता था। उसे मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में भी काम करना पड़ता था। बच्चे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, ड। लेकिन उसकी ऐश की लगन में कोई बाधा नहीं आई। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य उसका मार्गदर्शन करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे। कॉलेज में वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता। जब कोई क्लास नहीं होती तो लाइब्रेरी में रहता। सारे कॉलेज के मिस्टर पढ़ाकू के नाम से मशहूर हो गया। उसका कोई दोस्त नहीं बना। एक तो गरीब था, आंख पर सीधे कपड़े नहीं थे और बेचारा सुबह शाम काम करता था, कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान देता था क्योंकि उसका एम उसको हासिल करना था। और बच्चे उसको पढ़ाकू किताब का कीड़ा ऐसे नाम से पुकारते थे और कोई उससे दोस्ती नहीं करते थे। जब कभी कॉलेज में टाइम मिलता था, लाइब्रेरी में जाकर वो पढ़ लेता था। जहाँ कॉलेज में लड़के रोज़ नए फैशन के कपड़ों में नज़र आते और चमकती कारों बाइकों में घूमते, वहाँ 2 जोड़ी पुराने कपड़ों में उसकी गरीबी झलकती थी। पैदल आया जाया करता था, जिसके कारण कोई उसे अपने पास नहीं आने देता। लेक्चरर और प्रोफेसर ही उसके साथी थे। तमाम मुश्किलों के साथ बीच प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने उसे लक्ष्य बताते रहे और कठिन डगर पर चलाते रहे, जिसका परिणाम पहले वर्ष में ही नज़र आ गया। पूरे कॉलेज में प्रथम रहा और उसके जितने अंक कॉलेज के इतिहास में किसी के नहीं आए थे। उसके बाद पढ़ने वाले छात्र उसके नज़दीक आने लगे और दोस्ती करने लगे। पुजारी के बच्चे भी अच्छे नंबरों में से पास हुए। रविंद्र जिस कार्य को करता पूरी लगन से करता, चाहे खुद पढ़ने का हो या पुजारी के बच्चों को पढ़ाने का हो। सुबह पूरे मंदिर की सफाई कर चमका देता था, जिस कारण मंदिर की रौनक दोबारा लौट आई। भक्तों की संख्या बढ़ गई और पुजारी की आय। पहले पढ़ने की लगन से वह पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम रहा और एस के ऑफिसर परीक्षा पहली कोशिश में मेरिट में पास हुआ। और मेहनत करके इतनी लगन से बच्चों को पढ़ा के मंदिर की सफाई करके मंदिर को चमकाने के कारण मंदिर में रौनक बढ़ गई। मंदिर में पुजारी भक्त लोग आने लगे और पुजारी की आमदनी बढ़ गई, इसके कारण सब खुश हो गए और भगवान भी खुश हो गए। भगवान इसकी बात मान ली और वह उसने IAS की परीक्षा दी और वो मेरिट में पास हो गया। रविंद्र, आज तुमने अपने नाम के साथ सार्थक कर दिया है। जैसे सूरज सारे जगत को प्रकाश देता है, वैसे रवि तुमने पढ़ने के नाम रोशन किया है।
इस राह पर हमेशा चलते रहो, यही मैं चाहता हूँ, कहकर प्रधानाचार्य ने रविंद्र को गले लगा लिया। रविंद्र, रवि, रवि यानी कि सूरज। सूरज के बच्चों कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि रवि का पर्यायवाची शब्द क्या है, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है, आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, या रवि का अर्थ क्या है, तो या रवि का समानार्थी क्या है। तो हमको बताना होगा कि रवि, रविंद्र उसका नाम था, लोग उसको रवि पुकारते थे। रवि यानी कि सूरज, भास्कर, आदित्य वगैरह। और जो सूरज लोगों को प्रकाश देता है, इसी प्रकाश रवि जो नाम का रवि था, उसने भी पढ़ाई में लोगों को प्रकाश दिया, पढ़ाई का प्रकाश दिया, लोगों के मन का जो अंधकार था उसने उसको दूर किया। 5 मिनट है, अभी एक लेसन कंप्लीट हो जाता मेरा। हमेशा सत्य की राह पर चलो, किसी रुकावट से मत डरना, यही मेरी शिक्षा है और तुम्हें आशीर्वाद है। कुछ रुककर प्रधानाचार्य ने रविंद्र से पूछा, क्या आप अपने माता पिता से नाराज़ हो? नहीं प्रिंसिपल जी, लेकिन मैं वहाँ ट्रेनिंग के बाद जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास होने की खबर आप उन्हें दें। अब उसने कहा कि अब तो तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो गए, तुम आगे पढ़ो। हमेशा हर एक शिक्षक, हर एक टीचर अपने बच्चों को यह आशीर्वाद देता है कि खूब पढ़ो, आगे पढ़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, और यही मेरा आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो। तो रविंद्र के शिक्षक ने भी उसको यही शिक्षा दी और कहा कि क्या तुम अपने माता पिता से जाकर मिलोगे? अभी क्या तुम इसे नाराज़? से कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं मिलूँगा, अभी जब मैं आईएएस की तो परीक्षा दी है, इसके बाद मैं जब ट्रेनिंग करूँगा तब उससे जाकर मैं मिलूँगा। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। ट्रेनिंग के बाद जहाँ बाकी आईएएस ऑफिसरों ने विकसित शहरों में अपनी पोस्टिंग चाहिए, रविंद्र ने अपना पिछला जिला चुना। पहले काम उसने नहर पर पुल बनाने का किया। रविंद्र के माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन इस चिंता में डूब गए कि उसका रवि मिलने क्यों नहीं आया, क्या वह नाराज़ है। अब तो माता पिता खुश हो गए और प्रिंसिपल ने उसको खबर भी दी। तो लोगों जब ट्रेनिंग ख़त्म की, जब उसकी नौकरी मिली, जब उसका पोस्टिंग हुई और जिसका अपॉइंटमेंट हुआ, तो उसने अपने गांव को चुना, क्योंकि जिस पुल पर से वो पढ़ने के लिए जाता था, जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए असुविधा थी, उस रास्ते को उसने अपना बनाने की कोशिश की और उसने वो काम ले लिया। अब माता पिता तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, यानी कि वो बहुत खुश हो गए थे और उसने सोचा कि क्या रवि आज तक भी हमसे नाराज़ है, आजकल वो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया, क्या वो नाराज़ है। आज तुम्हारा बेटा जिले का कलेक्टर बन गया है। अगर तुम्हारी बात मानकर कारखाने की नौकरी करता तो अभी तक क्लर्की में ही रहा होता। आज वो पूरे जिले का मालिक बन गया है। इससे पहले कि प्रधानाचार्य और अधिक कुछ कहते, पिता ने बात काट दी। हम तो मूर्ख थे, तभी तो आपकी बात नहीं समझ सके। प्रिंसिपल साहब, आपने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें क्षमा कर दो। और उसने कहा कि हमने आपको भला बुरा कहा, आप रास्ते को राह बता रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं वगैरह, और हमने आपको बहुत भला बुरा कहा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर तुम्हारी बात मानकर तुम्हारा बेटा यहीं रहता तो सिर्फ क्लर्क बनकर रहता था, आज वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है और उसके हाथ के नीचे एक पूरा जिला है। और अब तो उसने कहा कि नहीं, हमने तो आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि हम महामूर्ख थे, हम अनपढ़ थे, गंवार थे, और हमने आपको बहुत भला बुरा कहा, इसलिए हम आपको सॉरी, आप हमको क्षमा कर दो। तुमने गांव निवासी अज्ञानता का पर्दा उतार दो, पढ़ाई की महिमा को समझो, यही मेरा सपना है, यही मेरी माफ़ी है। प्रधानाचार्य ने कहा कि तुमने जो गांव के जो अनपढ़ जो छोटे छोटे बच्चे, उनको जो तुम काम पर लगाते, इस बात को छोड़ दो। जो कि चाइल्ड एक्ट आजकल जो है कि बच्चों को पर जो काम पर लगाते उनके लिए सख्त कार्रवाई होती है। तो इसलिए तुम भी क्या करो, ये लोगों के मन में ज्ञान भर दो कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चे पढ़ लिखकर आगे कुछ बन सकते हैं, उनको पढ़ने दो वगैरह। और उसने कहा कि इसलिए तुमको मुझे क्षमा मांगने की, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरी सबसे इच्छा है कि तुम बच्चों को पढ़ने दो, गांव के सारे बच्चों को तुम समझा दो। नहर का पुल का काम तेज़ी से चल रहा था और गाँव वालों को अपनी रवि से मिलने की बेताबी थी। आखिर वो घड़ी आ गई। पुल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। आज 5 साल बाद रविंद्र अपने गांव जा रहा था और फिर रविंद्र के मेहनत से वो गांव बन गया, उस गांव का पुल बन गया और उसका इनॉग्रल था। और इनॉग्रल वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उसने क्या किया, उसको इनॉग्रल किया। अब रवि ने ये जो उस पुल का जो इनॉग्रल किया उस मिनिस्टर के बाद वो अपने घर की ओर चल रहा था। गाँव धीरे धीरे गाड़ी धीरे धीरे पुल से गुजर रही थी। रविंद्र की आंखें नम होती जा रही थी।
पूरा गांव रविंद्र के स्वागत में खड़ा था। प्रधानाचार्य वो सबकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर रविंद्र को गले लगाया। उसके बाद माता पिता ने अपने बेटे को गले लगाया। अब प्रिंसिपल साहब को कितनी खुशी हो गई कि उनका एक बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बना है। उसको वेलकम कर रहे थे और सबसे आगे वो थे और उन्होंने सभी को इस रविंद्र से मिलाया। और रविंद्र से जाके जब वो मिला और उसको अपने गले लगा लिया तो उसके माता पिता ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कोई कुछ नहीं कर सका, तीनों की आंखें नम थी। माँ रोती रोती बस इतना ही बुदबुदा सकी, मेरा रवि। तो बच्चों, अगर कहानी रविंद्र का लक्ष्य क्या था तभी पूरी कहानी हमको लिखना है, सारांश। क्या था रविंद्र का लक्ष्य? आईएएस ऑफिसर बनना। उसके लिए उसने क्या क्या किया, उसने 3-4 वाक्य में उत्तर दिए कहा है। तो अब एक ही लाइन में मैं 2 उत्तर। रविंद्र गरीब था, उसको रास्ता पार कर जाना था। उसका एक सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बनकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। और रविंद्र नौकरी क्यों नहीं करना चाहता? सेम क्वेश्चन विल कम कि उसको आगे पढ़ने की इच्छा थी, आगे पढ़ कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। वो छोटी मोटी नौकरी करके सिर्फ क्लर्की में रहना नहीं चाहता था। ये एक रविंद्र का लक्ष्य था। ओके, आई बात समझ में? तो आज हमने नॉन-टेल के 2 लेसन्स कंप्लीट किया है बच्चों। तो आगे हमको क्या करना है अभी मैं देखती हूँ यहाँ पर कि 2 तो हो गया हमारे। प्रथम रश्मि ख़त्म करना है मुझे, दान बल। इसको तो मैं ये मंथ में ख़त्म करूँगी। अधिकार का रक्षक बनाने मुझे 3 दिन लगेंगे। उसके बाद अपराजिता। ये 2 होने के बाद बच्चों, गिल्लू तो बहुत अच्छा है, बतकम्मा को मैं पढ़ूँगी। जो साउथ इंडियंस है, जो यहाँ के अपने तेलंगाना के हैं, वो बतकम्मा का लेसन आसानी से लग सकेंगे। और गिल्लू लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जब ये 2 प्रथम रश्मि में दान बल खत्म होगा तब मैं तुलसी के दोहे पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और अब तो 2 लेसन्स ख़त्म किए हैं, अरे बाप रे। और अभय धरती को बचाएं, पार नज़र के लास्ट लेसन रहेगा। खेले तो ऐसे खेलो, योगराज ये है बच्चों, ये धानी नाम पूरे स्पेलिंग मिस्टेक्स इसके अंदर। इसका नाम क्या है? वो ज्ञानचंद। और अब्दुल कलाम के बारे में एक छोटा सा देंगे। ओके, 116। ध्यानचंद है बच्चों, ये उसने कुछ अलग नाम दिया है। ध्यानचंद को उसने क्या है? योगी राजस्थानी। अच्छा, इसके लेखक है। तो ये हॉकी प्लेयर है। आजकल सब लोग पागल है क्रिकेट के, पर ध्यानचंद जो था हॉकी प्लेयर था। उसके बारे में दिया गया है कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। 1 क्वेश्चन रहेगा, हार जीत लिख सकते हैं। शिक्षा हो गया हमारा, धरती को बचाइए बाद में लास्ट में। पार नज़र के छोड़ दो इसको, खेलो तो ऐसे खेलो, सफलता की कुंजी। ये 4 लेसन 5 लेसन तो पक्के हमको अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट लेसन विल बी अधिकार का रक्षक।